Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing schedules of constitution यानी कि संविधान की अनुसूची। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले तो जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं इसको कैसे हमें लर्न करना है, ठीक है। तो हमें कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, उसी से हम लोग लर्न करेंगे। ओके, कैसे लर्न करेंगे आप पहले ये याद कर लीजिए, ये फ्रेज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस ये सेंटेंस आप याद रखेंगे तो आपको पूरे 12 शेड्यूल्स लर्न हो गए, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ क्या 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 रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद मैं आपको समझाने पे आऊँगी। फाइन। तो टी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टेरिटरी। टी रिप्रेजेंट करता है टेरिटरी। ई क्या रिप्रेजेंट करता है? एमोलुमेंट्स, ठीक है। एमोलुमेंट्स मतलब होता है कि पेमेंट के अलावा, पेमेंट तो मिलेगा ही, पेमेंट के अलावा उन्हें कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, जिसको पेज एंड पर्क्स कहते हैं। तो आप उसी को याद रखिए कि एम्यूलमेंट्स बोलेंगे हम लोग इसको। ई को क्या बोलेंगे? ये टेरिटरी हो गया। और अब है एम्यूलमेंट्स। इसकी स्पेलिंग में बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एम्यूलमेंट्स, ओके। और शॉर्ट फॉर्म में फिर याद लिख दे रही हूँ, ठीक है, एम्यूलमेंट्स। अब ए से क्या होता है? ए से होता है अफर्मेशन एंड ओथ। अब इसमें मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ, या अगर किसी को पता है तो दैट इज़ वेरी गुड, जिसको नहीं पता है उसको बताती हूँ। जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो लोग ओथ देते हैं गीता पे रख के, या श्रीमद् भगवत गीता पे रख के, या तो कुरान शरीफ पे रख के, या तो बाइबल पे रख के वो लोग ओथ लेते हैं, ठीक है। और नाम पे ओथ ली जाती है, मतलब अंडर किसके ली जाती है? अफर्मेशन वो लोग करते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो लोग अफर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? फोर्थ मतलब आर से है हमारा राज्यसभा, ठीक है। यानी राज्यसभा के जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमारे किसके अंडर आते हैं? शेड्यूल 4 के अंदर आते हैं। 5th शेड्यूल के अंदर क्या आता है? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये हमारे आते हैं 5th शेड्यूल के अंदर, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 6th शेड्यूल भी पूछा जाता है। इसमें क्या है? अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ओ मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। अब अदर शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब क्या है? इसमें कौन कौन आएगा? रिमेंबर, असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अदर शेड्यूल्ड एरियाज में कौन कौन आएगा? अदर शेड्यूल्ड एरियाज में कौन कौन आएगा? AMTM। AMTM का मतलब क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। अब देखते हैं एफ से क्या होता है। एफ से आपको याद रखना है 7th शेड्यूल में क्या है? फेडरल प्रोविजन है। फेडरल का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि ये 3 जगह में बटा हुआ है, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होती है हमारे पास, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। अब 8th शेड्यूल में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल जितनी लैंग्वेजेस हैं, जो ओरिजिनली 14 थी, आज के टाइम में ऐड होने के बाद इट हैज़ बिकम 22। ये भी आपसे पूछा जाता है कि 8th शेड्यूल में क्या है? तो 8th शेड्यूल में है ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। नाउ नेक्स्ट एल। एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ओके। अब जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ये कब आए? आपको इसके साथ अब मैं अमेंडमेंट भी बताती हुई चलती हूँ, ठीक है। ये जो लैंड रिफॉर्म है ये पहले अमेंडमेंट में आया है। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में ही हमारा पहला अमेंडमेंट हो गया था। तो लैंड रिफॉर्म्स में ही हमारे पहले अमेंडमेंट हो गया था। पहला अमेंडमेंट हुआ कब था? फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज हेल्ड इन 1951। इट वॉज डन इन 1951, ओके। तो ये एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। अब ये जो 10th शेड्यूल है ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है और न्यूज़ में भी बना रहता है ये 10th शेड्यूल। क्यों? क्योंकि डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। डिफेक्शन लॉ यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता क्या है बेसिकली, कि कोई एक पार्टी का नेता है, ठीक है, वो पार्टी बदलने की कोशिश अगर कर रहा है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, ताकि वो पार्टी ना बदले, ठीक है। और अगर बदल रहा है तो उसको सफिशेंट रीज़न देना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल 10, ओके।
अब स्केड्यूल 11 किससे रिलेटेड है? P स्टैंड्स फॉर पंचायत, जो कि 73rd अमेंडमेंट में आया था, और M स्टैंड्स फॉर 12th स्केड्यूल, दैट इज M स्टैंड्स फॉर म्यूनिसिपैलिटी, और म्यूनिसिपैलिटी कब आया था हमारा? 74th अमेंडमेंट में। दिस केम इन 73rd अमेंडमेंट 1992, एंड 12th दैट इज म्यूनिसिपैलिटी केम इन 74th अमेंडमेंट 1992। फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग स्टार्टिंग से डिटेल से चलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि हमारा किससे रिलेटेड है? टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो नेम्स हैं एंड जो स्टेट्स की जो टेरिटरी होते हैं उसका ड्यूरिडिक्शन किसके अंडर आता है? ये हमारे पहले स्केड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, अब सेकंड क्या है? यूटीज़ की जो सॉरी सेकंड नहीं, उसी में यूटीज़ के भी जो नेम्स हैं और जो टेरिटरीज़ हैं और उसका एक्सटेंट कहाँ तक जाएगा, ये भी किसके अंडर आता है? हमारा पहले स्केड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, तो मतलब जब हमारे राज्यों के नाम चेंज किए जाते हैं, राज्यों के नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज किए जाते हैं, तो ये इसके अंडर नहीं आएगा। हमारे नेम्स स्टेट्स के अगर नाम बदला जाता है और उसका अगर विभाजन किया जाता है, जैसे कि यूपी विभाजित होके क्या हो गया था, उत्तराखंड में बदल गया था और यूपी में हो गया था, फिर आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें क्या लगता है? हमारा फर्स्ट शेड्यूल लगता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा करना हो तो किस शेड्यूल को हमें अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल्स के लिए ज़िम्मेदार है। अब सेकंड शेड्यूल में जो मैंने आपको बताए थे, एम्यूलेमेंट्स होते हैं, अलावेंसेस होते हैं और प्रिविलेजेस होते हैं। और किसके किसके लिए होता है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इनके लिए ये इनकी पास आती है हमारी सेकंड शेड्यूल में। और मैं बताती हूँ और कौन कौन आता है इसमें। और आते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जितने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी अलाउंसेस और एमिलेमेंट्स, और जो सीएजी होते हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो दीज ऑल कम्स इन सेकेंड स्केड्यूल। ओके, अब थर्ड स्केड्यूल में क्या आता है? फॉर्म, जो जिस तरह से हमारी ओथ ली जाएगी, ठीक है, और अफर्मेशन होगा। और किसकी किसकी ओथ इसके अंडर आती है? यूनियन मिनिस्टर की ओथ आती है, जो पार्लियामेंट में कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनके लिए होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए होता है, जो सीएजी होता है उनके लिए होता है, स्टेट के मिनिस्टर्स जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके लिए होते हैं। ठीक है, ओके। और होते हैं आपके जो स्टेट के लेजिस्लेटर में जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनके लिए होता है, और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए होता है। तो लगभग जो जो हमारे सेकंड आपके स्केड्यूल में जो लोग थे, और लगभग इतने ही लोग हमारे थर्ड स्केड्यूल में भी आते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्केड्यूल मतलब कि किसी भी राज्य में किसी भी राज्य से कितना अलोकेट होगा राज्यसभा में। ठीक है, और किसी भी स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से एलोकेशन ऑफ सीट्स कितना होगा राज्यसभा में, ये फोर्थ शेड्यूल से डिसाइड होता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ शेड्यूल में, अभी फिफ्थ शेड्यूल में हमने क्या देखा था? फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है? शेड्यूल एरियाज़ के एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो प्रोविजन होते हैं, मतलब कि उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये किस में आता है? ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल में आता है। अब सिक्स्थ शेड्यूल में जो भी ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, AMTM, मैंने आपको बताया था AMTM के ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? ये कहाँ से डिसाइड होता है? सिक्स्थ शेड्यूल से। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। रिमेंबर, ये कहाँ आता है? ये हमारा सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। ठीक है, अब सेवन्थ शेड्यूल किससे होता है, किससे रिलेटेड है? ये फेडरल डिवीजन से रिलेटेड है। फेडरल डिवीजन, आई टोल्ड यू दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सबसे पहले क्या था? जो है यूनियन में आपकी कितनी लिस्ट थी? यूनियन में पहले, इरेज कर देती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। यूनियन में पहले कितने थे? 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट में पहले कितने सब्जेक्ट्स थे? आपके 66 सब्जेक्ट्स थे, अब 61 सब्जेक्ट्स हैं। और
कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि इन स्ट्रॉन्ग सेंटर किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, रिमेंबर फ्रॉम अ प्रीवियस वीडियो। फेडरलिज्म तो होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होएगा, और ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसी वजह से ये जो लिस्ट है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, तो जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, तो इसी वजह से ये जो लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं 97 से बढ़ा के 100 कर दिए गए, स्टेट्स के सब्जेक्ट्स घटा दिए गए और कॉन्करेंस के सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने, ऐसा पूछा जा सकता है कि ओरिजिनली कितने थे और अब कितने हैं। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। रिमेंबर 97 से 100, देन 66 से 61 एंड देन 47 से 52। रिमेंबर, ठीक है, ये किस में आता है, क्या पढ़ा था अभी हम लोग ने, 7th शेड्यूल में। ठीक है, अब 8th शेड्यूल में क्या होता है, 8th शेड्यूल में हम लोग बात करते हैं लैंग्वेजेस की। 14 लैंग्वेजेस थी पहले। कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी 14 हमारी, आसामीज, बंगाली, मैं लिख देती हूँ सो दैट यू रिमेंबर, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ओके, देन मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। रिमेंबर, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है एंड येट इंग्लिश इज़ वेरी मच यूज्ड इन आवर कंट्री। ओके, तो ये सारी लैंग्वेजेस थी। अब कुछ चीज़ें जो पॉइंट याद रखने वाली चीज़ें वो क्या है कि सिंधी कब ऐड की गई थी, सिंधी 1967 में जो 21st अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड हुई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब ऐड हुई थी, 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट आया था तब ऐड हुई थी। और बता दूं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली 2003 में ऐड हुई थी। 2003 में 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था तब ये ऐड हुई थी। और ओरिया यानी कि जो ओडिशा की लैंग्वेज है, ये क्या बन गई थी, ओरिया से, इसको इरेज करती हूँ, ओरिया से इसका नाम क्या हो गया था, ओडिया, इसका नाम ओडिया हो गया था ओरिया से। और ये कब अमेंडमेंट हुआ था, ये 2011 में अमेंडमेंट हुआ था और इस अमेंडमेंट का नाम था 96th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ओरिया से इसका नाम क्या हो गया था, ओडिया। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, हमारे 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। अब हम लोग पढ़ेंगे 9th शेड्यूल में क्या हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स आए हैं। और लैंड रिफॉर्म्स के लिए कौन जिम्मेदार है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स जो थे, जो पहले हमारा क्या था कि जो राइट टू लैंड वाला हमारा जो फंडामेंटल राइट में था उसको अब लीगल राइट कर दिया गया है, तो इट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली 9th शेड्यूल। ठीक है, अब 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। किस बेसिस पे हम लोग किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये कब अमेंड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है ये 1985 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शेड्यूल 10 किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 11th में 29 मैटर्स पे बात की गई है, 29 मैटर्स पे, पंचायत के 29 मैटर्स पे। और ये कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था 1992 में। ठीक है, रिमेंबर, ये भी आपसे पूछा जाता है कि हमारे 11th शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है, तो पंचायत के बारे में बात की गई। इसमें कितने मैटर्स हैं, 29 मैटर्स हैं। इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत लाया गया था। अब जो फाइनल है हमारा 12th शेड्यूल,
ट्वेल्थ शेड्यूल में हमारे बस 29 में से आप एक एक माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है 18 मैटर्स हैं हमारे म्यूनिसिपैलिटी में, और ये कब आया था, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, और इसमें 18 मैटर्स थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विद दिस वी कंक्लूड आवर वीडियो, एंड in next video we'll be continuing the series. If you like this series or if you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.